हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द ओल्ड स्ट्रीट में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही खास कहानी जिसका नाम है रेड लाइट एरिया, जिसको लिखा है आशुतोष जी ने। इस कहानी के बारे में बहुत ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि सारी बातें इस कहानी में ही कह दी गई हैं। तो मैं बिना देर किए कहानी को शुरू करती हूँ। औरत बदकिरदार थी, अपना जिस्म बेचती थी। मर्द इज्जतदार था, उसके पास जाता था। वैसे तो रेड लाइट एरिया अपने नाम से बदनाम है, लेकिन विचार योग्य बात यह भी है कि उस रेड लाइट एरिया में जाने वाले लोग कौन हैं। अपनी इच्छा से यहाँ काम करने वाली लड़की की तादाद बहुत कम होगी। अधिकतर लड़कियाँ यहाँ अपनी ज़िंदगी जी नहीं रही हैं, बल्कि घुट घुट कर काट रही हैं। उनके लिए जीवन का मतलब सिर्फ दिन गिनना है और आने वाले ग्राहकों को खुश करना। उसकी वहाँ ना अपनी कोई इच्छाएं हैं, ना कोई आराम की ज़िंदगी। लड़कियों को वहाँ बेचा जा रहा है, या कोई विवशतावश वहाँ पहुँचा दी जा रही है, या कोई धोखे से वहाँ उसे पहुँचा देता है। बहुत सारे समाजविद ने उसकी यातना भरी जिंदगी के बारे में लिखा है। समय समय पर पुलिस की सहायता से बंधक बनाकर वेश्यावृत्ति में ढकेली गई लड़कियों को छुड़ाकर उसे समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास भी किया जाता रहा है। लेकिन यह प्रयास नाकाफी है। क्या जिसे समाज ने वेश्या की संज्ञा दी है, उसमें एक लड़की की अनुभूति खत्म हो चुकी है? क्या उसके अंदर का स्त्रीत्व मर चुका है, या उस लड़की का मातृत्व मर चुका है? कितनी सोचने वाली बात है। जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ, उसके अनुसार उपरोक्त सारी चीजें लड़की के पास हैं, लेकिन हमारे सामाजिक नियम उसे यह अनुभूति करने से वंचित रखते हैं कि वह भी एक लड़की है। उस लड़की को भी प्यार करने का हक है। यदि सरकार या समाज उसके प्रति अपने रवैये को बदले, उसके प्रति सकारात्मक सोच रखे, तो रेड लाइट एरिया की तस्वीर बदली जा सकती है। युवावस्था में संगति बहुत मायने रखती है। अच्छी संगति पाकर बुरा आदमी सुधर जाता है, और गलत संगति में पड़कर एक अच्छा आदमी भी खराब बन जाता है। इसलिए युवावस्था में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शांतनु ने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कोलकाता यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। मध्यम परिवार में गांव में पला बड़ा एक लड़का पहली बार शहर गया था। कॉलेज से 3 किलोमीटर दूर शांतनु एक हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल की जिंदगी भी उसके लिए नई थी, और वहाँ का परिवेश भी। एक सीधा साधा शर्मीला सा लड़का पहले तो कई महीने किसी से मतलब ही नहीं रखता, लेकिन धीरे धीरे कुछ एक लोगों से उसकी दोस्ती हो गई। दोस्तों के पास हर एक मर्ज की दवा होती है। एक दिन शांतनु के सर में दर्द हो रहा था। वह पढ़ नहीं पा रहा था। उस समय तक अरुण उसका बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। एक ही कमरे में रहते थे। बोला, भाई सिगरेट पी लो, सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा और नींद भी नहीं आएगी, पढ़ने में एकाग्रता भी आएगी। शांतनु के मन ने दोस्त अरुण की मन की यह दलील मान ली और दुकान से एक सिगरेट लाया। पहली बार उसने सिगरेट पिया और यहाँ से उसकी जिंदगी बदलनी प्रारंभ हो गई। अरुण कोलकाता का ही रहने वाला था। वहाँ की गली गली से वाकिफ था। थोड़ा मनमौजी टाइप का था और जिंदगी को एंजॉय करने वाला था। पैसे की कभी कमी नहीं थी, तो थोड़ा उच्च श्रृंखल भी था। युवा मन की वासना की तरफ आकर्षित होना बहुत ही स्वाभाविक था। अरुण इसका आदी था। वह अपने दोस्त शांतनु को वहाँ की कहानियां बताता रहता था। पहले तो वह अरुण की ऐसी कहानियां सुनना पसंद भी नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे शांतनु को अरुण की बातों में रुचि आने लगी। एक दिन वह अपने दोस्त अरुण के साथ कोलकाता के मशहूर रेड लाइट एरिया सोनागाछी की गलियों में पहुंच गया। सब कुछ पहली बार था। मन उत्सुक था। अपनी उम्र के एक लड़के के साथ वह रूम में जाने लगा। तंग गलियां, छोटे छोटे से कमरे, सकरे घर और सकरे रास्ते। ताज़ी हवा कहीं से नहीं आ रही थी। अधिकतर वेश्यालय टूटी फूटी स्थिति में थी, और कहीं कहीं इनकी दीवारें आसपास के घरों में सटी हुई थी। सकरी सीढ़ियों से वह तीसरे माले तक गया। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वेश्याओं के जीवन के बारे में, उनके रहन सहन और उसकी जिंदगी के बारे में। वह तीसरे मंजिल की एक छोटे से कमरे में गया। फिर दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। उसके व्यवसाय में ऐसा शायद ही होता है कि वह किसी से लंबी बात करे, लेकिन दोनों के बीच बातचीत प्रारंभ हुई। लड़की का नाम शांति था।
एक दूसरे से बातचीत करके ऐसा लगा जैसे कि बरसों से एक दूसरे को जानते हों। ऐसा करना वैश्यालय की नियम के खिलाफ था, लेकिन दोनों के बीच आकर्षण ने नियमों को अनदेखा कर दिया। आंसू की धारा के साथ जीवन की कठिनतम अनुभव की दास्तान लबों पर आ गई। शांति गरीब घर की लड़की थी। परिस्थितियों ने समय से पहले ही उसे जवान बना दिया था। नेपाल का सिंधुपाल जिला राजधानी काठमांडू से 100 किलोमीटर दूर कोशी नदी के समीप उत्तर पूर्व में स्थिर है। 2015 में आए भूकंप ने सिंधुपाल जिले को तहस नहस कर दिया। शांति के घर और परिवार सहित सारे अपनी मिट्टी में मिल गए। उसके माँ बाप, दादी और उसका बड़ा भाई घर के मलबे में दफन हो गए। अपने छोटे भाई के साथ वह घर की चौकी के अंदर छिपी हुई थी। इसे किस्मत कहें या बदकिस्मती, राहत व बचाव दल ने उसे और उसके भाई को बचा लिया। अगली सुबह के सूरज ने वातावरण में रोशनी तो फैलाई, लेकिन शांति का जीवन अंधकार से भर गया। गरीबी थी लेकिन किसी की मोहताज नहीं थे। खुशहाल परिवार था। एक झटके ने पूरी जिंदगी बदल दी। जो सपने में भी कभी नहीं सोचा था वह हो चुका था। शांति अपने भाई के साथ शिविर में चली गई। परिवार में बचे कौन थे? शांति और उसका भाई। सरकार ने पुनर्वास कार्यक्रम प्रारंभ किया। हालत वही जैसे कि सब जानते हैं। सरकारी काम है, ऊपर से कितना आता है और जिसको मिलना चाहिए उसे कितना मिलता है। यह स्थिति तो किसी से छुपी नहीं है। राहत शिविर में 1 महीने बीतने वाले थे। घर की त्रासदी से थोड़ा उबरने की कोशिश कर रही थी वो। जब नियति को यही मंजूर था तो इंसान भला क्या कर सकता है। इंसान तो नियति के हाथ की कठपुतली है। राहत शिविर में उसकी पहचान करीब 35 साल के एक अधेड़ से हुई। अच्छी शक्ल सूरत, नाम था चरण। राहत शिविर में लोगों की मदद किया करता था, लेकिन उस आदमी की नीयत में खोट थी। यह बात सहजता से कोई स्वीकार ही नहीं कर सकता था। शांति ने सोचा क्यों न अपने पैरों पर फिर से खड़ा हुआ जाए। वह उस वक्त 12वीं की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पास कर चुकी थी। चरण ने बताया कि उसके किसी संबंधी का कोलकाता में एक कंपनी है, वहां उनकी पढ़ी लिखी वाली नौकरी लगा देगा। बोला स्टार्टिंग में 8,000 देगा और रूम व खाना पीना कंपनी देगी। उसकी बातों में उसको यकीन हो गया। शांति का बुआ का घर कुछ दूर था। उसके गांव में ज्यादा तबाही नहीं हुई थी। अपनी बुआ को सारी चीजें बताने के बाद वो अपने भाई को बुआ के पास छोड़ आई और तय समय पर चरण के साथ भारत नेपाल सीमा पार करके किशनगंज आ गई। लेकिन शांति को क्या पता था कि वह कंपनी में शायद ही पहुंच पाएगी। बिहार पहुंचने के बाद चरण ने शांति को अपने दोस्त के साथ भेज दिया। शाम को 4 बजे के करीब हावड़ा जाने के लिए गुवाहाटी बेंगलोर एक्सप्रेस थी। चरण के दोस्त ने रात के लिए खाना पैक करवा लिया था। उसने खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी। रात को 8 बजे करीब खाना खाकर दोनों सो गए और सुबह जब होश आया तो वह वैश्यालय में पहुंच चुकी थी। उसे बेचा जा चुका था। ना चरण का पता चल पाया और ना ही उसके दोस्त का। एक मोटी सी डरावनी महिला पान खाते हुए उसके सामने खड़ी थी। शांति रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मालकिन पर कोई असर ही नहीं हुआ। बड़ी ही सख्ती से उसने वेश्यावृत्ति के धंधे में उसे ढकेल दिया। आंखें भरी हुई थी। शांतनु सब कुछ चुपचाप सुनता रहा। उसकी व्यथा ने शांतनु की आत्मा तक को हिला दिया। उस दिन वह फिर से आने का वादा करके चला गया। शांति के मन में शांतनु के लिए प्यार पनप गया और शांतनु के मन में भी शांति के लिए कुछ सहानुभूति। वह प्रायः वहां आने लगा, लेकिन वह उससे पैसे नहीं लेती थी। उल्टा वह उसे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दे दिया करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि सारा पैसा वह मोटी मालकिन ले ही लेगी। शांतनु का मन इस बात से बेचैन होने लगा कि शांति को आज़ादी कैसे दिलाई जाए। वह इस कोशिश में लगा रहता कि किसी तरह वहां से आज़ाद हो जाए, लेकिन वह जानती थी कहीं बाहर निकलना इतना आसान तो नहीं था। वह चाहकर भी वहां से भाग नहीं सकती थी। 2-3 महीने के बाद अपने दोस्त के माध्यम से एक NGO का पता चला। शांतनु उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। पुलिस की सहायता से वह वहां उसे निकलवाने में कामयाब भी हो गया। शांति के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि अब समाज में फिर से नई जिंदगी की शुरुआत कैसे की जाए। जीवन के 2.5 साल उसने यातनापूर्ण जिंदगी काटी थी। शांतनु ने अपने घर वालों को शांति के भूत के बारे में कुछ नहीं बताया।
इस उसकी विशेषताओं के बारे में बताकर अपने घर वालों को शादी के लिए राज़ी कर लिया और दोनों ने शादी कर ली। इस बीच शांतनु का रेलवे में क्लर्क की नौकरी भी लग गई और दोनों खुशपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। और ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। हालांकि हम अक्सर ही ऐसी कहानियों में देखते हैं कि कहानियों के अंत में कभी भी किसी वैश्या की शादी नहीं होती। इस कहानी के अंत में इसको एक अच्छा अंत दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ के। आपको ये कहानी सुन के कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और भी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल द ओल्ड स्ट्रीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।